जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में विकास की नेहरूवादी रणनीतियाँ। तो आज इस टॉपिक में हम काफ़ी सारे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करेंगे और इस पूरी यूनिट को, इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक को। भारत में विकास की नेहरूवादी रणनीतियों का परीक्षण कीजिए। आधुनिक आज के वर्तमान के भारत की नींव रखने में यह कहां तक सफल हुई। नेहरूवादी रणनीतियां, जो नेहरू जी ने उस समय रणनीतियां अपनाई आजादी के बाद, तो वो आज के भारत की नींव रखने में कहां तक सफल हुई है, ये क्वेश्चन है आपका। और 1991 के पश्चात अपनाई गई विकास की रणनीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 1991 के बाद जो नीतियां अपनाई गई उसके बारे में जरा अपने तर्क वितर्क देने हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में जरा। स्वतंत्रता यानी आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को मान्यता प्रदान की थी कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसमें बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। ये जवाहरलाल नेहरू का तर्क था। उस समय भारत के अधिकांश ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने राज्य की असीम क्षमता और औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन किया कि राज्य के पास ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए, यानी देश के पास, केंद्र के पास ज्यादा शक्ति होनी चाहिए और सरकार की देखरेख में ही औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होना चाहिए और वो औद्योगिक क्षेत्र जो है गवर्नमेंट सेक्टर के अधीन में लगेंगे। इसके अंतर्गत विकास धीमी गति के बावजूद, धीमी गति से भले ही विकास होगा लेकिन बावजूद उद्योग धंधों का विकास, उद्योग धंधे जो है वो विकास की ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। परंतु 1980 के दशक में राज्य की वास्तविक सही भूमिका को लेकर एक बहस चल पड़ी, क्योंकि जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया जैसे देश आर्थिक प्रतियोगिता के द्वारा अधिक उत्पादकता प्राप्त करने में समर्थ थे। वो बहुत ज्यादा तेजी से क्या कर रहे थे, विकास कर रहे थे। जबकि भारत की संरक्षणवाद की नीति के कारण उद्योग और तकनीकी संबंधी सुधारों में बाधा आई, क्योंकि भारत ने उस समय संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी आजादी के बाद। जो कहिए कह सकते हैं, इसी नीति के तहत भारत का विकास जो है वो रुक गया था। इसीलिए यह महसूस किया गया कि हमारी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नई सोच की ओर अग्रसर होना होगा, तभी भारत आर्थिक विकास सही ढंग से कर पाएगा। 1991 के वित्तीय संकट यानी आर्थिक संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने के लिए, अच्छा विकास करने के लिए भारत द्वारा आर्थिक सुधारों की एक योजना शुरू की गई। अर्थात भारत में आर्थिक उदारीकरण को अपनाते हुए वैश्वीकरण की नीति को स्वीकार किया गया। 1991 के अंतर्गत भारत ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था और 1990-91 में भारत में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई और भारत की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अनेक विकास योजनाओं को लागू किया गया। पहला पॉइंट, संरक्षणवाद की समाप्ति। जो नीति हमने पहले अपना रखी थी, अब उस नीति को हमने समाप्त कर दिया। स्वतंत्रता से लेकर 1980 के दशक तक भारत की आर्थिक नीति के अंतर्गत संरक्षणवाद की नीति को अपनाया गया था। इस नीति के तहत भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बना था। यानी कि संरक्षणवाद की नीति में ये था कि भारत दूसरों पे निर्भर ना रहकर खुद पे निर्भर होगा। वो अपने ही देश में वस्तु बनाएगा और दूसरे देशों को निर्यात नहीं करेगा, केवल अपने ही देश में उसको सामानों को उपलब्ध करवाएगा या बेचेगा, ताकि दूसरे देशों को भारत में निर्यात की अनुमति नहीं दी जाए। मतलब वस्तु हमारे देश में बनेगी, वो बाहर नहीं भेजी जाएंगी। इससे भारत के लोग स्वयं वस्तुओं को बनाना सीख सकेंगे। दोस्तों, ये नीति भारत ने इसलिए अपनाई थी क्योंकि हम वैसे भी उपनिवेश रहे हैं ब्रिटेन के, तो हम नहीं चाहते थे कि हम दूसरे देशों से संबंध बनाए, व्यापार करें और बाद में दूसरी कंपनी आके दोबारा से हम पे कब्जा कर ले। तो इसी नीति को हम संरक्षणवाद की नीति कहते थे। इस नीति को अपनाने का केवल एक ही मुख्य कारण था, साम्राज्यवाद को रोकना, कि भारत को दोबारा गुलाम बनने से रोकना। क्योंकि नई नई कंपनियों के आने से भारत में कई उद्योगों पर भारत की आजादी को खतरा था, इसलिए संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई थी। लेकिन इस नीति के कारण देश का विकास बहुत ही मध्यम गति से चल रहा था और देश में वित्तीय संकट आ गया। इसलिए सरकार ने अपनी इस आर्थिक नीति को त्याग छोड़कर नई उदारीकरण की नीति को अपनाया था, ताकि देश का आर्थिक विकास तीव्र तेज गति से हो सके व भारत विश्व स्तर पर बड़े बड़े देशों के साथ आर्थिक प्रतियोगिता कर सके। लाइसेंस मुक्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
1980 से पूर्व पहले जहां भारत में उद्योग लगाने के लिए कठोर व जटिल खर्चीली लाइसेंस नीतियां थी कि अगर किसी को भी कोई उद्योग लगाना है तो सबसे पहले सरकार से उसे क्या लेना पड़ेगा, सरकार से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके कारण साधारण व मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो निजी उद्योग लगाने से पीछे हटता था। क्योंकि अगर साधारण जो जो साधारण लोग हैं, ठीक है, और जो मध्यम मिडिल क्लास के वर्ग के जो लोग हैं, अगर ये लोग उद्योग लगाएंगे तो उद्योग लगाने के लिए इन्हें क्या लेना पड़ेगा, इन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस देने के लिए क्या देना पड़ेगा, घूस देनी पड़ेगी। तो और लाइसेंस लेना उस समय काफी महंगा भी पड़ता था, ठीक है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। तो इसलिए इन लोगों सरकार लाइसेंस के आने से साधारण व मध्यम वर्ग के लोगों ने क्या करा, इस लाइसेंस नीति के कारण उद्योग लगाने बंद कर दिए, वो उद्योग लगा ही नहीं गए थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था भाई पैसा देना पड़ेगा, घूस देनी पड़ेगी। तो 1990 की नई आर्थिक नीति को अपनाने से उद्योगों के लिए लाइसेंस मुक्त प्रणाली को लागू किया गया। जब 1990 में नई आर्थिक नीति आई तो लाइसेंस मुक्त प्रणाली को अपनाया गया, यानी अब किसी को भी उद्योग लगाना है तो लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है, ताकि देश का हर एक नागरिक अपने आर्थिक विकास के लिए छोटे बड़े उद्योग लगा सके। इस नीति के अंतर्गत सुरक्षा और पर्यावरण के संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर बाकी शेष सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। यानी अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई उत्पाद, कोई वस्तु है, या पर्यावरण से जुड़ी कोई चीज है, तो ऐसी चीजों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। बाकी सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। अर्थात अब केवल सिगरेट, तंबाकू, रक्षा उपकरण, गन पाउडर, औषधि दवाइयां आदि के लिए लाइसेंस जरूरी है। इस विधि को अपनाने से देश के मध्यम व निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, जिससे उनकी आय में, इनकम में बढ़ोतरी हुई है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत भारत सरकार ने नए नए उद्योगों की स्थापना करते हुए विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है, बाहर देशों में पैसा लगाना शुरू किया है, ताकि विदेशी पूंजी को इकट्ठा करके देश के विकास में लगाया जा सके। क्योंकि 1980 से पूर्व पहले यह महसूस किया गया कि पूंजी निवेश के प्रभाव में भारतीय उद्योगों के विस्तार की गति धीमी रही, कि जिस समय पूंजी निवेश नहीं चल पा रहा था या बाहर पैसा नहीं लग रहा था, उस समय भारतीय उद्योग बहुत ही ज्यादा धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे, और वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, जो इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, उसकी दौड़ में पिछड़ गया था इंडिया का डेवलपमेंट। तो इसलिए विदेशी निवेशकों को शेयर जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति भी आवश्यक नहीं होगी। अब अगर बाहर पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना है, शेयर जारी करने हैं, तो रिजर्व बैंक की परमिशन नहीं होगी, ताकि उनके मार्ग रास्ते में कोई बाधा ना आए, जिससे देश का विकास दिन प्रतिदिन रोज उन्नति कर सके। तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। ऊपर ये गलत है टॉपिक, सर ये वर्ड। तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उच्च किस्म की तकनीकों को विदेशों से ग्रहण किया जा रहा है, तथा विकास के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन रोज नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। इसको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को देश विदेश में भेजकर नई नई तकनीकों को ग्रहण किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी मंगवाई जा रही है, ताकि भारत देश अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर भारत को सुरक्षा प्रदान कर सके। रक्षा विभाग द्वारा नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, तथा प्रतिद्वंदी देशों को सबक सिखाने के लिए, जो हमारे कंपटीशन में देश हैं जैसे चीन है, पाकिस्तान है, तो इन सबको सबक सिखाने के लिए अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 आदि मिसाइलों का आविष्कार तकनीकी और विज्ञान का ही परिणाम है, टेक्नोलॉजी का, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर भी भारत की ख्याति यानी प्रसिद्धि बढ़ रही है। क्योंकि दिन ब दिन हमारी क्या है, तकनीक में बहुत ज्यादा सुधार आ रहा है। अभी आपने देखा होगा सैटेलाइट के क्षेत्र में भी जो चंद्रयान वगैरह भेजे जा रहे हैं, तो वो भी तकनीक का ही क्या है, परिणाम है। तो इससे क्या है कि भारत की जो प्रसिद्धि है वो विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। देश को बढ़ावा देते हुए पूर्व चलों की नीति को अपनाना। नई आर्थिक नीति अपनाते हुए भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये नीति बेसिकली चीन से ग्रहण की गई है, पर इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। नई आर्थिक नीति अपनाते हुए भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अनुसरण किया। इस नीति के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे आर्थिक क्षेत्र को निरूपित किया गया जहां पर विदेशी निवेश से संबंधित उत्पादन किया जाए, अर्थात ऐसे क्षेत्र में निर्यात निवेश से संबंधित वस्तुओं को उत्पादित किया जाए, ताकि विदेशी पूंजी देश में सुरक्षित की जा सके। इसमें होता क्या है दोस्तों, सेज में, कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं,
यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, कारखाने स्थापित किए जाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, और उन कारखानों में केवल वही वस्तुएं बनती हैं जो कि हमारे देश में नहीं बल्कि दूसरे बाहर देशों में बेची जा सके या भेजी जा सके। तो जब ये वस्तुएं बाहर के देशों में जाती है और वहां से जो पैसा आता है बाहर की मुद्रा में, तो वो जो पैसा मुनाफे के तौर पे भारत में आता है, उस पैसे को लगाया जाता है देश के विकास में। तो इसी पॉलिसी को विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेस कहा जाता है। इसलिए भारत सरकार ने अपने पूर्व की और देशों के साथ आर्थिक समझौतों को और नई नई नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ण चलो की नीति का अनुसरण किया है, ताकि पूर्वी देशों के साथ संबंध अच्छे हो सके और उनसे व्यापार किया जाए। इस नीति के तहत भारत के पूर्व में स्थित चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, सिंगापुर, बांग्लादेश, भूटान आदि देशों के साथ आर्थिक तालमेल करने के लिए नए नए समझौते किए गए, ताकि भारत की आर्थिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी बन सके। निजी बैंकिंग बनाने को बढ़ावा देना। भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति के तहत वित्तीय सुधार पर बल देते हुए बैंकों, बीमा कंपनियों में विदेशी उपक्रमों को स्वीकृति मंजूरी दी जा रही है। इसके द्वारा व्यापक बड़े स्तर पर अनेक बीमा कंपनियों और निजी बैंकों की लहर भारत में चल पड़ी है कि दूसरे देशों के बैंक, बीमा कंपनी जो है वो इंडिया में आ रही हैं, जिससे भारत की आय में सुधार हुआ है। वह आर्थिक स्थिति विश्व स्तर पर अच्छी हुई है। इन सभी नीतियों का अनुसरण करते हुए, इनको अपनाते हुए भारत ने 1991 के पश्चात नई आर्थिक नीति को अपनाने के साथ किया गया, जिससे सरकारी कार्यों के साथ साथ निजी कार्यों को भी बढ़ावा मिला। ये सारी चीजें 1991 की नई आर्थिक नीति अपनाने के साथ ही चल पड़ी उनकी लहरें। उदारीकरण यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। 1991 के बाद भारत की नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया था, जिसके कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान होता है। अर्थात वैश्वीकरण का आधार वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक संपदा व व्यवस्थाओं का देशों के मध्य प्रवाह होना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी बिना किसी रोक टोक के जब वस्तुएं, सेवाएं, संपदा या विचारों का आदान प्रदान होता है बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देशों में, तो इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। इस नीति को अपनाने से भारत में तकनीकी ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा एवं मनोरंजन तथा एक हद तक बेरोजगारी को दूर किया जा सका है, और काफी सारी चीजें बाहर देशों से हमने ग्रहण भी की है और यहाँ की चीजें बाहर भी गई है, और ये सब वैश्वीकरण की नीति के द्वारा ही संभव हो पाया है, जिससे विश्व स्तर पर भारतीयों की एक अलग पहचान सामने आई है। ग्रामीण विकास के लिए नई नई प्रायोजन का निर्माण, नई नई योजनाओं का निर्माण। नई आर्थिक नीति अपनाने से व वैश्वीकरण को बढ़ावा देने से भारत ने अपने ग्रामीण स्तर को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए अनेक ग्रामीण सुधार योजनाओं को लागू किया है, जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, वृद्ध अवस्था तथा विधवाओं के लिए पेंशन एवं भत्ते का प्रावधान, बच्चों का विकास करने के लिए व स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोपहर का भोजन आदि विकास योजनाओं के द्वारा ग्रामीण व शहरी विकास के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रभावी सही रूप से सरकारें कार्य कर रही है, जिनका लाभ समाज के सभी वर्ग समान रूप से उठा रही हैं, जो देश के विकास के लिए एक अच्छी सोच की ओर इशारा करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी होना। भारत द्वारा नई आर्थिक नीति का अनुसरण करते हुए वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाते हुए, जब भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई तो वैश्वीकरण की नीति को भी साथ लेकर चला गया तथा विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए भारत द्वारा विश्व के देशों के साथ तालमेल कायम किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों में भी भागीदारी की जा रही है। इस नीति के परिणाम स्वरूप भारत द्वारा 30 दिसंबर 1994 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्यता प्राप्त की गई, जिसके कारण भारत का आर्थिक विकास तीव्र तेज गति से होने लगा, क्योंकि भारत व्यापारिक रूप से अलग अलग देशों के साथ जुड़ गया। इसके अलावा भारत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वार्षिक सम्मेलनों में भाग ले रहा है। वह नए नए आर्थिक समझौते कर रहा है, जिसके कारण नई नई कंपनियां भारत में अपने पांव पसार रही है, जिससे भारत की स्थिति पहले इसकी तुलना में अच्छी रही है। निष्कर्ष पे आते हैं। उपयुक्त विवेचन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि 1991 की नई आर्थिक नीति का अनुसरण करने के बाद भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व पहले की स्थिति की तुलना में अब अत्यधिक सुधार आया है, जिसके कारण भारत की विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनी है। विश्व की महाशक्तियों के साथ
भारत कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, जिससे उसकी इस नीति को सकारात्मक सोच का नाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।